वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे शायरी के बारे में। जब भी हम शायरी की बात करते हैं तो हम नाज़म की बात करते हैं, या जब भी हम नाज़मों की बात करते हैं तो हम शायरी की बात करते हैं। जितनी दुनिया में जितनी भी शायरी है वो नाज़म है, और जितनी भी नाज़में हैं वो शायरी है। उर्दू में जब हम शायरी असनाफ की बात करते हैं तो हम इनको कैटेगोराइज करते हैं, एक तो मौजू के लिहाज से और दूसरा स्ट्रक्चर के लिहाज से यानी हैयत के लिहाज से। जब मौजू के लिहाज से हम अपनी शायरी असनाफ को गिनते हैं, जो हमारी उर्दू में राइज शायरी असनाफ है, जब हम उनको गिनते हैं तो हम यहाँ उनके बहुत सारे नाम हैं। एक कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, गज़ल है। और इसी तरह जब हम हैयत के लिहाज से यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के लिहाज से भी हमारे पास 2-4 स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हम नाज़मों को लिखते हैं। यहाँ आपको ये बात याद रखनी है कि दुनिया की सारी शायरी नाज़म है, लेकिन गज़ल नाज़म नहीं होती है। नाज़म की क्या खासियत है? नाज़म में एक टाइटल होता है, एक उन्वान होता है, और उसी उन्वान के तहत शायर बहुत सारे अशार लिखता है। उन अशार का एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक मरकजी ख्याल होता है, और वो एक ही मौजू के इर्द गिर्द लिखी जाती है। जबकि गज़ल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गज़ल में ना तो उन्वान होता है यानी टाइटल नहीं होता, और गज़ल में जितने भी अशार होते हैं उन सारे अशार का मौजू अलग होता है। दूसरी बात यह है कि गज़ल में काफिया और रदीफ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिर्फ काफिया हो तो काफी है, लेकिन नाज़में जो होती है, नाज़मों में काफिया और रदीफ का इस्तेमाल जरूरी नहीं है। नाज़मों में अमूमन सिर्फ एक काफिया लाया जाता है, जबकि रदीफ की कोई जरूरत नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफिया और रदीफ का कंसेप्ट पता होगा। तो यहाँ हम बात करेंगे मौजू के लिहाज से जितनी भी शायरी हमारे पास है। मौजू के लिहाज से शेरी असनाफ, ये जो ऊपर नाम लिखे हुए हैं, कसीदा, मरसिया, मसनवी, हमदनात, मनक़बत, तराना, गीत, ये सारे मौजू के लिहाज से शेरी असनाफ हैं। और इनका मौजू क्या होता है? यहाँ मैंने कसीदा और गजल एक साथ लिखा है, क्योंकि गजल जो है, गजल कसीदे का टुकड़ा है। गजल कसीदे से ही निकली है। पहले गजल का कंसेप्ट नहीं था, जिन दिनों कसीदा था। तो कसीदा के बहुत सारे अज्जा होते हैं, बहुत सारे हिस्से होते हैं। उस कसीदे से एक हिस्सा टूट गया, वो गजल कहलाया, वो अलग है, इसलिए मैंने गजल को अलग रखा है। तो यहाँ आपको पहला याद रखना है कसीदा। इस तरह आपको ऑर्डर में याद रखना है। कसीदा जो होता है, कसीदे में क्या होता है? पुराने शायर लोग जो थे वो कसीदे में बादशाहों या अमीरों की तारीफ करते थे और बदले में इनाम पाते थे, यानी ये कमाई का जरिया था। तो कसीदे में क्या होता है? कसीदे का मौजू होता है किसी की तारीफ की जाती है। लेकिन आपको याद रखना होगा, जब कसीदे में बहुत ज्यादा शायरी हुई, जब ये बहुत आगे बढ़ा, तो इसमें फिर हिजू भी होने लगी, यानी इसमें तनज़ भी किया गया लोगों का, लोगों की हकारत भी की गई। इस कसीदे में तारीफ भी की जाती थी और हकारत भी की जाती थी। इसके बाद है मरसिया। मरसिया में रिसा होता है, नौहा होता है। जब पुराने जमाने में जब अरब में कोई शख्स मर जाता था तो उसकी लाश पर रोना होता था, रोना धोना किया जाता था, मातम किया जाता था। और चूंकि अरबी लोग, सारे लोग शायरी लिखते थे, पढ़ते थे, शौक रखते थे शायरी का, और वो माहिर भी थे शायरी के। एक आम इंसान, एक अरब में पुराने जमाने में एक आम आदमी जो भेड़ बकरे चराता था, वो भी शायरी जानता था, समझता था, लिखता था। तो वहाँ शायरी आम थी। जब कोई मरता था तो वो लोग क्या करते थे? उसमें रोना धोना करते थे, और उस रोने धोने में वो शेर शायरी का इस्तेमाल करते थे। यानी शेर शायरी में वो उस मरने वाले की तारीफ करते थे और उसके अवसाफ बयान करते थे और सीना पीटते थे। तो ये मरसिया वजूद में है। इसमें क्या होता है? रोना धोना, रोना धोना, या नौहा कहिए, या मातम कहिए, या आहुजारी कहिए, आप जो नाम भी इसको देंगे, इसमें मरने वाले पर रोया जाता था। यहाँ एक बात याद रखने की है, ये कसीदा जो है, इसमें किसी जिंदा शख्स की तारीफ होती थी, लेकिन मरसिया में मुर्दे की तारीफ होती थी। इसके बाद है मसनवी।
कसीदा और मरसिया अरबी लोगों का खासा था, ये वो लोग इसमें बहुत माहिर थे। इसके बाद ईरान के लोग जो थे, फारस के लोग जो हैं, उनका हर चीज में कंपटीशन रहता था अरब के लोगों के साथ, क्योंकि अरबी लोग ठहरे मुसलमान और ईरानी लोग जो थे वो आतिश परस्त थे, यानी मुशरिक थे। तो इन दोनों में जंगें हुआ करती थी, कंपटीशन हुआ करता था। तो अदब में भी इन दोनों में कंपटीशन हुआ। तो इन ईरानियों ने क्या किया, इन्होंने मसनवी लिखी। मसनवी में क्या होता है, एक कहानी को शायरी की सूरत में लिखा जाता है तो उसको मसनवी कहते हैं। चाहे वो कहानी छोटी हो, शॉर्ट स्टोरी हो, या फिर एक लंबी दास्तान हो, लेकिन शुरुआत इसकी दास्तानों से हुई। उसके बाद छोटी छोटी कहानियां भी इसमें लिखी गई। तो आपको याद रखना है कि अगर हम कहानी को शायरी की सूरत में लिखेंगे तो वो मसनवी हो जाती है। कहानी को शायरी की सूरत में लिखना। अब कहानी क्या होती है, कहानी सच्चाई पर भी हो सकती है, कहानी तारीख भी हो सकती है, कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है, कहानी कोई इमेजिनरी भी हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि कहानियां तारीख पर भी मुनहसर होती है और कहानियां मनगढ़ंत भी होती है। जो भी हो, अगर वो कहानी नज़्म की सूरत में लिखी गई है, चाहे वो लंबी हो या छोटी हो, तो वो मसनवी कहलाएगी। इसके बाद है हमद। हमद का आपको पता ही है, हमद में हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, औसाफ गिनाते हैं, उसकी मेहरबानियां और दुआ करते हैं। इसके बाद है नात। नात भी आप सब लोग जानते हैं कि नात में हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, की तारीफ और औसाफ बयान करते हैं। इसके बाद है मनकबत। मनकबत में हम सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन और वलीउल्लाह जो अल्लाह के नेक लोग थे उनकी तारीफें करते हैं। आमतौर पर शिया लोग जो हजरत अली की शान में लिखते थे उसको मनकबत कहते हैं। और हम लोग भी, हमारे जो वली है अल्लाह ताला के जो नेक लोग हैं, उनको के बारे में उनके औसाफ बयान करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, या कई बार दुआ भी करते हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं जब हम लिखते हैं तो उसको मनकबत कहते हैं, यानी अल्लाह के नेक लोगों की तारीफ। एक और है तराना। तराने हमारे पास होते हैं, हर किसी मुल्क में तराने लिखे जाते थे। एक तो नेशनल एंथम है, वो सारे आज भी हमारे पास हैं। उसमें क्या होता है, अपने मुल्क, अपने कौम, अपने देश की तारीफ होती है, उसके लिए मार मिटने का जो जज्बा लोगों में जगाया जाता है, तो वो तराना हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तराने होते हैं जिनमें लोगों को इकट्ठा रहने की या लोगों को जज्बे के साथ काम करने की, अपने देश के प्रति वफादार रहने की तलकीन की जाती है। तो वो सारी चीजें इसमें आती है, इसको हम तराना कहते हैं। तराने को हम, ये भी एक नाज़म ही होती है, लेकिन ये जोश जज्बे वाली नाज़म होती है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब कौमों के दरमियान जंगें होती थी, जब फौजों के दरमियान जंगें होती थी, तो वो फौजों में उनमें जोश जज्बा बढ़ाने के लिए ऐसे अशार पढ़े जाते थे, ऐसी नज़में पढ़ी जाती थी जिनसे उनका जज्बा दोबाला हो जाता था, तो वो तराने होते थे। इसके बाद है गीत। गीत हम सब लोग इससे वाकिफ हैं। याद रखना है कि गीत खास तौर पर हिंदुस्तानी पैदावार है। हिंदुस्तानी तहजीब जितनी पुरानी है उतना पुराना गीत है। हमारे यहाँ ड्रामा की शुरुआत हुई और हमारे यहाँ ही मौसीकी की शुरुआत हुई बहुत पुराने साल पहले, और हमारे यहाँ गीत की शुरुआत भी हुई। गीत खुसूसन हिंदुस्तानी है। अगर कसीदा और मरसिया अरबी है, मसनवी और रुबाई ईरानी है, लेकिन गीत जो है ये हिंदुस्तानी नाज़म है। गीत में क्या होता है, इसमें चाहे इश्क व आशिकी के की बातें हो, चाहे मौसम की बात हो, चाहे बारिशों की बात हो, चाहे फूलों की बात हो, बागों की बात हो, लोगों की बात हो, इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, सिर्फ एक गुनगुनाने की चीज है, तो इसको हम गीत कहेंगे। गीत क्या है, दिल को सुकून बख्शने के लिए
अशार गुनगुनाना। जिस तरह ड्रामा तब तक ड्रामा नहीं है जब तक वो स्टेज नहीं होता, जब तक वो खेला नहीं जाता, उसी तरह गीत तब तक गीत नहीं है जब तक वो गाया नहीं जाता। यानी आदमी कुछ अपने मन में ही गुनगुनाता है, चलते चलते गुनगुनाता है, चलते चलते सोचता है, शायर उसके मन में आ जाते हैं और वो गुनगुना लेता है। मौजू कुछ भी हो सकता है, हालात कुछ भी हो सकते हैं, इसमें दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, इसमें परेशानी का जिक्र भी हो सकता है, इसमें जज्बों का जिक्र होता है, एहसासात का जिक्र होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये गीत है, ये हिंदुस्तानी चीज है। तो यहाँ आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि दुनिया की सारी शायरी जो है वो नाज़म है, सिर्फ गजल नाज़म नहीं है। अब गजल क्या है? गजल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि गजल क्या है। गजल कसीदे का टुकड़ा है। ये कसीदा जो है इसमें 5 अज्जा होते थे, 5 हिस्से होते थे। पहला हिस्सा जो होता था उसको तशबीब कहते थे। उस पहले हिस्से को तशबीब कहते थे। तशबीब में क्या होता था कि एक कसीदा गो जो होता था, जब वो बादशाह की तारीफ करता था तो वो जब स्टेज पर खड़ा हो जाता था, पहला ही शायर उसकी तारीफ नहीं होता था। पहले वो बहार का जिक्र करता था, इश्क व आशिकी का जिक्र करता था, अपने तजुर्बात का जिक्र करता था, अपने एहसास का जिक्र करता था, अपने दिल की हालत का जिक्र करता था 5-6 अशार में। उसके बाद वो मोड़ लेता था, एक मोड़ लेता था वो, उसके बाद बादशाह की तरफ मुड़ता था और फिर वो तारीफ शुरू कर देता था। तो पहले ये जो 5-6 अशार, 8-10 अशार होते थे, ये जो रैंडम होते थे, इनके मौज़ूआत, एक शेर का एक मौजू होता था, दूसरे शेर का दूसरा मौजू, इसको तशबीब कहते थे। इसी तशबीब को शायरों ने काट कर गजल बना ली। जब ये गजल बनी तो ना तो इसका उन्वान रहा और ना ही इसका मरकजी ख्याल रहा, तो ये गजल बन गया। तशबीब से गजल बनी। गजल में ना उन्वान होता है और ना मरकजी ख्याल। गजल में काफिया और रदीफ दोनों का इस्तेमाल होता है। नाज़िम के लिए सिर्फ एक काफिया काफी होता है, लेकिन गजल में काफिया और रदीफ होना जरूरी समझा जाता था। इकबाल ने बहुत सारी गजलें लिखी हैं जिनमें सिर्फ काफिया है और रदीफ नहीं है, वो भी गजलें ही कहलाती है। लेकिन आमतौर पर जो गजल का रिवाज था उसमें काफिया और रदीफ दोनों होते थे। मुझे यकीन है कि आपको काफिया और रदीफ पता होंगे कि वो क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता दूं कि गजल में हर शेर के आखिर पर जो एक लफ्ज आता है, एक ही लफ्ज जो हर दूसरे मिसरे के आखिर में आता है, उसको हम रदीफ कहते हैं। लेकिन रदीफ से पहले एक हम आवाज लफ्ज आता है। हर एक मिसरे में, दूसरे मिसरे में एक वो लफ्ज आता है जिसकी आवाज यकसा होती है। अल्फाज वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज एक जैसी होती है, तो वो काफिया कहलाता है। यानी रदीफ एक ही लफ्ज होता है, रदीफ से पहले एक लफ्ज आता है जिसकी आवाज मिलती जुलती होती है, उसको हम काफिया कहते हैं। तो यहाँ हमने गजल, सारी शायरी गजल है, नाज़म है, लेकिन गजल नाज़म नहीं है, क्योंकि इसका ना उन्वान होता है और ना इसका कोई मरकजी ख्याल होता है। इसमें काफिया और रदीफ होना लाजमी समझा जाता था। और पुराने शुअरा जो थे वो गजल में उम्मन अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन ऐसा लाजमी भी नहीं है। अगर कोई नहीं करता है तो कोई बात नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि यह मौजू के लिहाज से उर्दू शायरी असनाफ की किस्में। इसके बाद हम पार्ट 2 में हैयत के लिहाज से, यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से कितनी किस्में हैं हमारे पास शायरी की, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।